कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट संधारित्र आता है हमारे पास में गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र क्या होता है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो गोलीय संधारित्र में कहते हैं कि परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश युक्त लगभग समान आकार वाले संकेंद्रीय गोलों पर वितरित हों तो इस प्रकार बनी हुई युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। यानी दो संकेंद्रीय गोले लें जो लगभग समान आकार के हों, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस हो, और उन गोलों पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश अगर जनरेट है, उस पर उपस्थित है, तो इस प्रकार से बनी हुई व्यवस्था को हम गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो हम थ्योरी के साथ साथ डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम एक गोला लेते हैं, या हमने एक गोला लिया, दिस वन। इस गोले को हम किसी छड़ की सहायता से या चालन की प्रक्रिया के द्वारा आवेश प्रवाहित करते हैं। सपोज हमने इसको आवेश दिया माइनस, तो इस पर हमने माइनस चार्ज प्रोवाइड कर दिया। ये माइनस चार्ज मैंने इसके ऊपर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एक दूसरा गोला है जो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हमने माइनस चार्ज प्रोवाइड किया। प्रेरण के कारण से इस गोले की आंतरिक सतह पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और बाह्य सतह पर कौन चला जाएगा? माइनस चार्ज। यही होगा प्रेरण की वजह से। तो ये इस पर क्या आ गया आपका? प्लस चार्ज, और यहाँ कौन आ गया? माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज क्या होगा? भू संपर्कण के कारण से कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। तो यानी अब आपके पास में गोले, इनको नाम भी दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं गोला ए, इसको बोल देते हैं बी। तो यानी गोले बी पर तो आपके पास माइनस चार्ज है, और गोले ए पर अब आपके पास में सिर्फ प्लस चार्ज है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब सबसे पहली चीज हम यहाँ पर ये देखें कि अगर मुझे संधारित्र की सहायता से धारिता निकालनी है, तो धारिता के लिए मुझे विभव देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा संधारित्र का सिद्धांत क्या था? ये विभव से रिलेटेड धारिता होती है। अब अगर मैं विभव देखता हूँ तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि गोले बी का विभव और गोले ए का विभव। अगर हम सिंपल विभव की बात करते हैं तो B बराबर बिंदु आवेश के कारण विभव होता है KQ/R। अगर मैं इस गोले B पर विभव की बात कर रहा हूँ तो B पर एक तो स्वयं का विभव होगा, ठीक है, और इस A के प्लस की वजह से इसके विभव के मान में क्या आएगी? कमी। कमी क्यों आएगी? क्योंकि विभव क्या होता है? B बराबर होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से, B बराबर होता है ED। ये प्लस क्या करेगा? ये प्लस इस माइनस को आकर्षित करेगा, दूरी कम हुई, विभव कम हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस B पर जो विभव होगा, एक तो स्वयं की वजह से विभव होगा और एक इस A गोले की वजह से विभव होगा। तो इसका जो परिणामी विभव होगा ये इन दोनों के प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? दोबारा बोल रहा हूँ, एक तो B माइनस Q आवेश के कारण विभव, ठीक, एक इसका आवेश इसकी दूरी को आकर्षित करके कम कर देगा, दूरी कम करेगा, विभव में परिवर्तन आएगा, विभव में कमी आएगी। तो इसके विभव का प्रभाव, इसके आवेश का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, तो फिर विभव में अंतर आया। तो परिणामी विभव जो निकलेगा वो इन दोनों के विभव के योग के तुल्य हो जाएगा। तो B का परिणामी विभव B के स्वयं के कारण से और A के कारण से उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं, तो वही थ्योरी लिखते हैं। सबसे पहले माना दो संकेंद्रीय गोले A और B हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं। तो यहाँ पर हम दो त्रिज्याएं कंसिडर कर लेते हैं। एक त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1 और एक त्रिज्या को मान लेते हैं R2। तो ये गोले B की त्रिज्या को R2 मान ली और गोले A की त्रिज्या आपकी R1 हो गई, ठीक है। दोनों संकेंद्रीय गोले हैं, केंद्र एक ही है। गोले B को माइनस Q आवेश दिया जाता है, माइनस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण से इस पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और माइनस आवेश भू संपर्कित होने के कारण से पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले गोले B की बात कर रहे हैं, तो मैंने वापस बताया कि गोले B पर पहले तो स्वयं के कारण से, तो गोले B पर स्वयं की पृष्ठ के कारण विभव, VB डैश बोल देते हैं इसको, या VB बोल देते हैं। तो पृष्ठ के कारण विभव KQ/R, ठीक है। तो K आवेश कितना है? माइनस, और R की जगह क्या है? R। अब इस B गोले पर जो आवेश है माइनस, ये प्लस उसके आवेश के मान को प्रभावित करेगा, आवेश के मान को नहीं, सॉरी, ये प्लस क्या करेगा? इसके विभव में परिवर्तन कर देगा। क्यों? क्योंकि दूरी में परिवर्तन होगा। तो A के कारण गोले B पर विभव VB डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KQ/R1, ठीक है। तो B पर कुल विभव कितना हो गया?
बी पर कुल विभव, V बराबर VB प्लस VB डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पर V बराबर VB प्लस VB डैश, तो VB डैश की वैल्यू कितनी, VB की वैल्यू तो है माइनस KQ बाय R2 प्लस KQ बाय R1। सॉल्व करते हैं इसको, तो V बराबर कितना आ गया यहाँ से KQ 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं गोले A की। गोला A क्या है, भू संपर्कित यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य, ध्यान रखिएगा। तो गोले A पर विभव VA बराबर 0, क्यों, भू संपर्कण के कारण, ठीक है। तो अतः गोले A व B के मध्य विभवांतर, तो V बराबर VA माइनस VB, तो VA तो कितना है 0 और VB कितना है आपका KQ, और इसको भी चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम लिया तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जब हम इसे सॉल्व करते हैं, और तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो V इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर एंटर करवा दो, माइनस को अंदर एंटर करवाया तो क्या हो गया KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, धारिता, तो अतः धारिता C बराबर क्या जानते हैं हम, Q बाय V, ठीक है। चाहो तो यहाँ K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं हम यहाँ पे, तो Q, तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। तो अब यहाँ पे C इक्वल्स टू Q से Q कैंसिल, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, तो ये आपके गोलीय संधारित्र के कारण से क्या आ गई, धारिता, ठीक है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर कर रही है, गोले के आकार पर, गोले के आकार से मतलब सीधा सीधा त्रिज्याओं पर डिपेंड कर रही है, R1 और R2 पे डिपेंड कर रही है। अब हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए गोलों के मध्य में माध्यम उपस्थित है, ये अगर गोलों के बीच में माध्यम उपस्थित है, हम लिखते हैं यहां पर कि यदि गोलों के मध्य माध्यम उपस्थित है तो Cm इक्वल्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन RC, ठीक है। एप्सिलॉन RC हो गया, तो आपके C की वैल्यू क्या है, पुट कर देते हैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, तो ये आपके माध्यम के कारण से संधारित्र की क्या आ गई, धारिता। और इस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R को हम सिंपल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, ओके। तो अब कुछ स्पेशल केस हम यहाँ पर देखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, तो स्पेशल केसेस, सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। केस 1 क्या कहता है कि अगर हम ये कहें कि R1 इक्वल्स टू कैपिटल R है और R2 इक्वल्स इनफाइनाइट है, यानी त्रिज्या R2 को तो हमने अनंत मान लिया और R1 क्या है आपका R, कैपिटल R। तो इस कंडीशन में अगर मैं R2 को इनफाइनाइट मान लेता हूँ और R1 को कैपिटल R मानता हूँ, तो C की वैल्यू क्या निकल के आती है मेरे पास में। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू करते हैं तो C की वैल्यू यहाँ से 4 पाई, जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था वो फॉर्मूला था B इक्वल्स टू KQ 1/R1 माइनस 1/R2, ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर R1 की जगह तो हम कैपिटल R रखते हैं और R2 की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, तो 1/∞ तो हो गया 0, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या आ गई हमारी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R यहाँ से, और जब इसका C निकालोगे तो C क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, फिर C बराबर क्या होता है Q/V। V की वैल्यू जैसे पुट करोगे Q से Q कैंसिल, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर R1 बराबर R है और R2 बराबर इनफाइनाइट है, तो इस फॉर्मूले में V की वैल्यू क्या आएगी, और V
V की वैल्यू से C हम निकाल सकते हैं। तो C क्या आ गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो क्या है गोलीय चालक की धारिता, ये हम निकाल चुके हैं पहले, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो गोलीय संधारित्र एक ऐसा गोलीय चालक है जिसकी एक प्लेट अनंत पर भूसंपर्कित मानी जा सकती है। दोबारा, गोलीय संधारित्र एक ऐसा गोलीय चालक है जिसकी एक प्लेट अनंत पर भूसंपर्कित मानी जा सकती है, क्योंकि गोलीय संधारित्र में जब आप एक प्लेट को अनंत पर भूसंपर्कित कर दोगे तभी जाकर आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप होगा। ओके, चलिए, तो ये आपका गोलीय संधारित्र कंप्लीट हुआ। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कई परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें जो कैपेसिटर्स होते हैं अलग अलग धारिता वाले उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे कोई परिपथ है जहाँ पर 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए, कहीं पर 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए, कहीं पर हाफ माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग धारिताओं वाले कैपेसिटर्स को उस परिपथ में काम में लिया जाता है। तो अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार जब हम अलग अलग कैपेसिटर्स को काम में लेते हैं तो उन्हें आपस में संयोजित करना पड़ता है, उन्हें आपस में जोड़ना पड़ता है। तो जब हम कैपेसिटर्स को जोड़ने की बात करते हैं, संधारित्रों के संयोजन की बात करते हैं, तो संधारित्रों को हम 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। पहला संयोजन होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा संयोजन होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो 2 प्रकार से हम संधारित्रों को संयोजित कर सकते हैं परिपथ में। संधारित्रों की धारिता बढ़ानी है, घटानी है, तो वो इन संयोजनों के आधार पर हम घटा या बढ़ा सकते हैं। इन संयोजनों को समझाने से पहले मैं एक टॉपिक पर आता हूँ जो साइंस 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में भी आपने प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ा है, श्रेणी संयोजन में और समांतर संयोजन में। प्रतिरोधों के संयोजन में हम 3 चीज़ों की बात करते थे। एक तो था पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर काम में लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड ही है, बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकालेंगे अभी हम यहाँ से। तो विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। जब हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते थे तो वहाँ पर हम ये कहते थे कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो धारा कांस्टेंट रहती थी, और जब हम समांतर क्रम की बात करते थे तो वहाँ पर हम कहते थे विभवांतर कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रही मेरी बात? श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट, बाकी दोनों चेंज होंगे। समांतर में विभवांतर कांस्टेंट, बाकी दोनों चेंज होंगे। ओके, जब हम यहाँ पर बात करते हैं संधारित्र के केस में, तो यहाँ भी 3 अवयव हमारे पास हैं। 3 अवयव कौन कौन से हैं? C, Q और V। ठीक है, वहाँ श्रेणी क्रम में कौन संयोजित कांस्टेंट रहता था? धारा। यहाँ धारा से रिलेटेड कौन है? आवेश। तो यहाँ संधारित्रों के श्रेणी क्रम में कांस्टेंट कौन रहेगा? आवेश। ओके, समांतर क्रम में वहां कौन कांस्टेंट रहता था? विभवांतर। तो यहाँ समांतर क्रम में कौन कांस्टेंट रहेगा? विभवांतर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि संधारित्रों के अंदर 3 अवयव हम काम में लेते हैं, धारिता C, आवेश Q, विभवांतर V। और जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश कांस्टेंट रहेगा और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को स्टार्ट करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है और किस काम के लिए इसे उपयोग में लेते हैं। तो अगर परिपथ के अंदर धारिता का मान कम करना है तो हम श्रेणी क्रम संयोजन को काम में लेते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक डेफिनेशन है कि परिपथ में धारिता का मान कम करने के लिए जिस संयोजन की आवश्यकता होती है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, या उसके लिए हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि हमारे पास में जैसे 3 कैपेसिटर है, देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 कैपेसिटर है हमारे पास में। श्रेणी क्रम संयोजन ये कहता है कि इन कैपेसिटर्स में, इन संधारित्रों में प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट द्वितीय की प्रथम से, द्वितीय की द्वितीय प्लेट तृतीय की प्रथम से, इस तरह से ये संयोजित होती है। यानी यहाँ पर संयोजन कैसा होता है कि प्रथम की द्वितीय, द्वितीय के प्रथम से,
द्वितीय की द्वितीय, तृतीय के प्रथम से संयोजित होती है और ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या रहता है? समान। ठीक है, देखिए कैसे। मैंने सबसे पहले यहाँ पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया। वोल्टेज कितना है बैटरी का? V। ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो इसने इस पर कौन सा चार्ज प्रोवाइड किया? प्लस। इस प्लस ने प्रेरण की वजह से इस पर कौन सा चार्ज प्रोवाइड किया? माइनस। और बाहर कौन सा चार्ज आया? प्लस। ये प्लस इस तार से कंडक्शन के थ्रू, चालन के थ्रू कहां पहुंच गया? यहां। फिर प्रेरण हुआ, यहां माइनस, फिर प्लस, फिर ये यहां पहुंच गया, ठीक है, फिर माइनस। अब यहां जो प्लस आएगा वो इस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर संधारित्रों की बात करते हैं तो तीन संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है कि यहाँ पर प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, द्वितीय की द्वितीय, तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई होगी और उस कंडीशन में इन पर आवेश का मान सदैव क्या रहेगा? समान। यानी तीनों पर आवेश का मान कितना है? Q। विभव V, यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस हमने माना C1, इसको C2 और इसको C3। विभव धारिता के अनुसार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये विभव हो गया आपका V1, ये V2 और ये V3। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक थ्योरी में लिख सकते हैं कि चित्रानुसार C1, C2, C3 संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इस संधारित्र में या इस संयोजन में प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई है और यही क्रम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धनाग्र से और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ दिया जाता है। प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान क्रमशः V1, V2, V3 और धारिता C1, C2, C3 है। ओके, तो अब यहाँ पर हम यहाँ बात करते हैं प्रथम प्लेट के विभवांतर। तो प्रथम प्लेट का विभवांतर क्या होगा? V1 इक्वल्स टू Q/C1, V1 इक्वल्स टू Q/C1 क्योंकि Q इक्वल CV होता है, ठीक है। और द्वितीय प्लेट का V2 इक्वल्स टू Q/C2, तृतीय का Q/C3, ठीक है। अतः कुल विभवांतर V इक्वल्स टू V1, V2, V3। अब ये जो V आया है तुम्हारा, V क्या है? तुल्य। V क्या है? तुल्य विभवांतर। तो तुल्य विभवांतर मतलब इस पूरे कैपेसिटर का चार्ज, इस पूरे संयोजन का चार्ज और इस पूरे संयोजन की धारिता। तो हम यहाँ कहते हैं माना संयोजन की धारिता C व आवेश Q है तो तुल्य विभवांतर V इक्वल्स टू Q/C, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकंड और ये हो गई आपकी थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से तो V की वैल्यू तो हमने पुट कर दी Q/C, V1 की वैल्यू पुट कर दी आपने Q/C1, Q/C2, Q/C3। ओके, ये हो गया। यहाँ पर Q कॉमन लिया हमने, Q कॉमन लेके क्रॉस कर दिया। तो Q कॉमन लेके जब हम क्रॉस करेंगे तो 1/C इक्वल्स टू C1, C2, C3। तो ये हमारे श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य धारिता का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं, आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि यहाँ का जो श्रेणी क्रम होता है, अगर आप प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की बात करते थे तो प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यहाँ इसका उल्टा चलता है धारिता में। वहां श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता था, यहाँ श्रेणी क्रम में धारिता घटेगी, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर n कैपेसिटर जुड़े हुए हो तो तुल्य धारिता कितनी होगी? 1/C इक्वल्स टू C1, C2, C3, Cn। ये आपकी n कैपेसिटर अगर जुड़ रहे हैं तो तुल्य धारिता ये है। तो इसका मतलब दो चीजें यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है।
क्या कहा मैंने कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। दूसरा, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान जुड़े हुए संधारित्र सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है। यह हमारा सेकंड कंक्लूजन है जो हम कहते हैं यहाँ पर, या इसको मैं इसको उल्टा बोल सकता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज दो कंक्लूजन हम यहाँ से निकालते हैं। तो कैसे प्राप्त होता है कम, देखिए वो भी देख लेते हैं। जैसे C1 बराबर 2 है और C2 बराबर 3 है। ठीक है, सबसे कम किसका है C1। अब मैंने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये हो गया तुम्हारा 2, ये 3, या 6, 3 2 5/6। ठीक है, तो C इक्वल्स कितना हो गया तुम्हारा 6/5, 6/5 यानी 1.2। तो मिनिमम कितना था 2 और जो तुल्य आया वो कितना हो गया 1.2, यानी ये उससे भी कम। तो सबसे कम मान वाले संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। ये हमारा यहाँ पे इसका सेकंड कंक्लूजन निकल के आ गया। तो दो कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए कि श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता का तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। दूसरा, तुल्य धारिता का मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। तो दो कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाल दिए। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन को काम में क्यों लिया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन को परिपथ में धारिता को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर किसी संयोजन के अंदर धारिता का कम मान हमें प्राप्त करना है तो हम श्रेणी क्रम संयोजन को काम में लेते हैं, पहली चीज। ओके, दूसरा, श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र जुड़े हुए होंगे उन सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान होगा। यानी अगर Q1 रेशो, Q2 रेशो, Q3 अगर हम अलग अलग रेशो निकालते हैं तो आवेशों के तो रेशो क्या मिलेंगे 1:1:1, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब हमने कहा कि मान लीजिए n संधारित्र जुड़े हुए हैं और n संधारित्रों की धारिताएं समान है। ठीक है, तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो देखिएगा तीसरा कंक्लूजन, जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है माना n संधारित्र समान धारिता C के संयोजित है तब 1/CS तुल्य धारिता की बात कर रहा हूं 1/C n/C. ठीक है, अब यहां पर हम कह रहे हैं कि CS इक्वल्स क्या हो जाएगा C/n। भाई n/C क्यों किया मैंने, आप यूँ देखें 1 100 टाइम तक 1 तो 100 × 1 ही कर दो डायरेक्ट, तो 100 × 100 ही हुआ। तो यहाँ भी 1/C कितने टाइम तक, n टाइम तक, तो n/C हो गया और CS निकाला तो C/n। यानी इस कंडीशन में तुल्य धारिता की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी C/n। ओके, ठीक है। अब अगला फैक्ट देखते हैं इसी का। अगला फैक्ट ये है इसी के अंदर कि हमारे पास में इस तरह से संधारित्र में दिए हुए हैं ये, ठीक है। एक में एप्सिलॉन R1 परावर्तितांक भरा हुआ है, एक में एप्सिलॉन R2 परावर्तितांक भरा हुआ है और एक में एप्सिलॉन R3 परावर्तितांक पदार्थ भरा हुआ है। इसकी मोटाई है T1, T2, T3, ठीक है, और ये टोटल दूरी है D। ठीक, ये कंडीशन है कि अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन Rn परावैद्युतांक की कई पट्टिकाएं रखी हुई हों तो फिर उस कंडीशन में धारिता कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो प्लेटों का क्षेत्रफल हमने क्या मान रखा है A। तो पहली कंडीशन में C1 की अगर मैं बात करता हूँ तो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A/T1। ठीक है, दूसरी कंडीशन में C2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/T2। C3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A/T3।
ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक है, अब जब 1/CS करोगे तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और जब इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो 1/CS इक्वल्स टू ये हो गया तुम्हारा T1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1A, T2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2A, T3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। ठीक है, अब यहां से एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा आपका T1 एप्सिलॉन R1, T2 एप्सिलॉन R2, T3 एप्सिलॉन R3। तो CS इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 एप्सिलॉन R1, T2 एप्सिलॉन R2, T3 एप्सिलॉन R3। तो ये आपकी तुल्यधारिता आ गई इस कंडीशन जहां पर संधारित्रों के मध्य में भिन्न भिन्न पराविद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। ओके, तो यही कंडीशन चाहे तो हम इसी डायग्राम को कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। तो यही डायग्राम आपका इस तरह से भी आ सकता है। ये एप्सिलॉन R1 T1 एप्सिलॉन R2 T2 एप्सिलॉन R2 T2। तो ये संयोजन कैसा संयोजन है? श्रेणीक्रम संयोजन। अब आप कहोगे इसको कैसे पहचाने कि श्रेणीक्रम संयोजन है? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको प्लस से जोड़ दो, यहाँ पर इसको माइनस से जोड़ दो। जब तुमने इसको प्लस से जोड़ा तो यहाँ क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या चल रहा है माइनस। ठीक है, इस माइनस की वजह से यहाँ पर क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ क्या आया प्लस, और यहाँ क्या आ गया माइनस। तो ये बन गया पूरा पूरा तुम्हारा श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक समांतर क्रम या पार्श्वक्रम संयोजन, जिसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम थोड़ा समझें। अभी हमने जब श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ा था तो श्रेणीक्रम संयोजन में हमने पढ़ा था कि परिपथ को श्रेणीक्रम संयोजन की आवश्यकता क्यों होती है, धारिता को कम करने के लिए। तो अगर परिपथ में धारिता का मान बढ़ाना है तो फिर वहाँ पर हमें समांतर क्रम संयोजन को काम में लेना पड़ेगा। श्रेणीक्रम संयोजन में हमने ये पढ़ा था कि श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर आवेश का मान समान रहता है हर संधारित्र पर, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान रहता है। तो यहाँ पर हम 3 संधारित्र लेते हैं जिनकी धारिताएं हैं C1 C2 C3 और ये समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो ये हमने 3 संधारित्र ले लिए जिनकी धारिता है C1 C2 और C3। समांतर क्रम संयोजन को अगर एक जनरल परिभाषा में परिभाषित किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट एक टर्मिनल से और अंतिम प्लेट दूसरे टर्मिनल से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अगर हम ध्यान दें तो ये सब संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये जो दूसरी प्लेट है ये दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, इसको हम यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी कनेक्टेड कर दी हमने यहाँ पर, ये प्लस माइनस V, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपकी आवेश Q1 Q2 Q3 और समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान रहता है। तो ये पूरे का विभव कितना समान हो गया V। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग संधारित्रों पर आवेश का मान ज्ञात करते हैं। तो प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 इक्वल्स टू C1V, द्वितीय पर Q2 इक्वल्स टू C2V, इसी तरह से तृतीय पर Q3 इक्वल्स टू C3। तो कुल आवेश Q इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3, यह कुल आवेश हो गया जो यहाँ पर पूरे टोटल जो पूरा संधारित्र है जिसका आवेश है, कुल आवेश Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि माना संयोजन का कुल आवेश Q, धारिता C, और इस पूरे संयोजन में बैटरी कितने वोल्ट की कनेक्टेड है V, तो विभवांतर V हो तो Q इक्वल्स टू C। ओके, तो इसको तो हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया, इसको इक्वेशन थर्ड दे दिया। तो 1 2 और 3 से तो वैल्यू पुट करते हैं हम। CV इक्वल्स टू C1V
C2V C3V। यहाँ से V कॉमन लेते हैं, V कॉमन लेके क्रॉस हो जाएगा तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता आ गई। अब समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता आ गई तो अगर मैं इसे परिभाषित करूं, परिभाषित कैसे करूंगा कि समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ये आपका C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। अगर संधारित्र n जुड़े हुए हों, n संधारित्र अगर जुड़े हुए हैं तो फिर n संधारित्रों की कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C इक्वल्स टू C1 C2 डॉट 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 Cn। ये आपका n संधारित्रों का केस है जहां पर n संधारित्र अगर समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला ये काउंट होगा। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि संधारित्रों के समांतर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम निकालते हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होगी वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो संधारित्र की तुल्य धारिता है वो संयोजन में जुड़े हुए सबसे अधिक मान की धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की सबसे अधिक धारिता वाले मान से भी अधिक होगी। श्रेणी क्रम में उल्टा होता था कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता उस संयोजन में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होती थी, और यहाँ समांतर क्रम में सबसे अधिक मान के धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होगी। कैसे? हमने कहा C1 बराबर है 1 और C2 बराबर है 2, तो जब समांतर क्रम संयोजन करोगे तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, तो तुल्य धारिता 3, अधिक मान कितना है 2, तो 2 से बड़ी हो गई। तुल्य धारिता 3 आई, अधिक मान कितना है 2, तो ये 2 से बड़ी हो गई। तो दो कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाले इस समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि समांतर क्रम संयोजन का उपयोग विद्युत परिपथ में धारिता का मान अधिक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान एक समान रहता है, इसलिए अगर 3 संधारित्र भी हैं तो जब इनका रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो आएगा 1:1:1, क्योंकि विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। हमने कहा कि एक ही धारिता, सारे संधारित्रों की धारिता समान है और n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो उस कंडीशन में C पैरेलल इक्वल्स टू C प्लस C डॉट 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 NC, तो CP इक्वल्स टू कितना हो गया NC। तो ये आपकी तुल्य धारिता हो गई। ठीक है, अब एक कंडीशन और लेते हैं हम यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन की पहचान करने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया कि समांतर क्रम संयोजन को पहचान कैसे सकते हैं कि इसमें प्रत्येक प्लेट, प्रथम प्लेट एक टर्मिनल से और द्वितीय प्लेट दूसरे टर्मिनल से जुड़ी हुई हो। तो हमारे पास एक संयोजन है, जैसे देखिएगा ये इस तरह का एक संयोजन है, ये इस तरह का संयोजन है एक हमारे पास में। यहाँ पर ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है। ये यहाँ पर P एंड N, ये हमारे पास टर्मिनल है और ये चौड़ाई है D। अब मैं इस संयोजन को कैसे बना सकता हूँ, इसको थोड़ा समझिए ना। ये 3 संधारित्र हैं या 3 टुकड़े हैं, इन टुकड़ों का प्रथम भाग एक ही टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, अंतिम भाग एक ही टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इससे मैं बना कैसे सकता हूँ, इन टुकड़ों को मैं अलग अलग करता हूँ। अलग अलग किया तो अलग अलग करते कैसे हो जाइए, 1 2 और 3। तो ये तीनों तो किससे जुड़ गए आपके P से, और ये तीनों किससे जुड़ गए आपके N से। तीनों का क्षेत्रफल एक ही है A, ठीक है। दूरी क्या है D, क्षेत्रफल अलग अलग है, सॉरी क्षेत्रफल एक ही है। तो A1 A2 A3 का क्षेत्रफल हो गया और डिस्टेंस कितनी है इनकी, चौड़ाई कितनी है D, ठीक। तो अब जब हम यहाँ पर इनका समांतर क्रम संयोजन निकालेंगे, हमने माना कि भाई संधारित्र की प्लेटों की मोटाई D है और इन्हें एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक वाले माध्यमों में रख दिया गया है। तो उस कंडीशन में धारिताएं क्या होगी, तो प्रथम संधारित्र की धारिता C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 by D, C2 इक्वल्स टू R2 A2 by D, C3 इक्वल्स टू A3 by D। तो जब हम इनका समांतर क्रम संयोजन निकालेंगे तो CP इक्वल्स टू, तो C1 तो कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 by D, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 by D,
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A3 बाय D। इसको और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लें अगर हम, तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन R1 A1 एप्सिलॉन R2 A2 और एप्सिलॉन R3 A3। तो ये आपकी तुल्यधारिता समांतर क्रम संयोजन में निकल कर हमारे सामने आ गई। ओके, थैंक यू।